हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स जो होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हैं ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को देख के एनालाइज करके मैंने ये आपके लिए एक टॉपिक्स लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वे हर बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वे आपका शब्द के रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा तत्सम शब्द के बारे में। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। तो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम यानी कि तत् प्लस सम, ठीक है। तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उसके समान, ठीक है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है, यानी कि उससे मतलब है संस्कृत के समान। यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उसी रूप से लिए गए हैं। जैसे वे संस्कृत में यूज़ होते हैं, संस्कृत में उसका प्रयोग होता है, वैसे ही उन्हें हिंदी भाषा में ले लिया गया है। तो जैसा उनका प्रयोग जो था वो संस्कृत में होता था, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे भूमि। भूमि जो है वो एक संस्कृत शब्द है और इसे हिंदी में ले लिया गया है। हिंदी में भी इसे भूमि की तरह ही प्रयोग किया जाता है। पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, शनि शनि, रवि, स्वप्न, ये सभी जो हैं वे आपके तत्सम शब्द हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। या फिर चार ऑप्शन दिए होंगे, बोलेंगे इसमें तत्सम शब्द नहीं है या फिर तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द आपने इतना याद रखना है कि हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जो था वो संस्कृत में होता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम तत्भव शब्द के बारे में। तो तत्भव शब्द जो है, तत्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, ठीक है, यानी कि उससे उत्पन्न। तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द जो है वो कहा जाता है। तो तत्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न, यानी कि दूसरी भाषाओं से जो उत्पन्न शब्द हैं हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में वे प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द जो है वो कहा जाता है। जैसे शब्द से सात हो गया, कर्म से काम हो गया, वर्ष से वर्ष हो गया, मात्र से माता हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, कुंभकार से कुम्हार हो गया, क्षीर से खीर हो गया, पत्र से पत्ता हो गया, मयूर से मोर हो गया। तो ये सभी जो है वो आपके तत्भव शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने टॉपिक पहले भी कभी आपने जो भी पहले भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा तत्भव शब्द, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं बिल्कुल आपके लिए इजी लैंग्वेज में लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से हर एक बार जो है वो एचपीयू जो है वो बीएड एंट्रांस में क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीचे कुछ तत्सम शब्दों से विकसित तत्भव शब्दों की एक छोटी सूची जो है वो दी गई है। जैसे अ, तत्सम शब्द भी दिए हैं और तत्भव भी दिए हैं। तो अंगूष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है, तत्भव रूप क्या होगा, अंगूठा होगा। आम्र तत्सम शब्द है, आम जो है वो तत्भव शब्द है। अक्षी तत्सम शब्द है, आँख जो है वो तत्भव शब्द है, ठीक है। उसी तरह अग्नि तत्सम शब्द है, आग जो है वो आपका तत्भव शब्द है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि ओष्ठ का जो तत्भव रूप होगा वे क्या होगा, तो वे आपका ओठ होगा। दंत का दांत होगा, क्षण का छिन होगा, हस्त का हाथ होगा, ठीक है। उसके बाद जो शब्द आते हैं आपके, वे आते हैं आपके देशज शब्द के बारे में, ठीक है। तो देशज शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं, मतलब जिन शब्दों के जो स्रोत हैं, मतलब जिन शब्दों का हमें पता नहीं है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, तो जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात हैं, उन्हें देशज शब्द जो है वो कहा जाता है। तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्दों का मूल जो है वो सामान्यतः जनभाषाओं में होता है।
तो देश शब्द का वैसे स्रोत जो होता है वो हमें पता नहीं होता है, अज्ञात होता है, लेकिन जो देश शब्दों का मूल होता है सामान्यतः वे जन भाषाओं में होता है, जन वाणी में होता है। जैसे पगड़ी हो गया, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू, ये सभी शब्द जो हैं वो आपके देश शब्द हैं। अपने अपनी डेली लाइफ में भी आपने ये शब्द सुने होंगे। उसके बाद बात करते हैं आगत शब्द के बारे में। तो आगत शब्दों को जो है वो विदेशी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। तो आगत शब्द का जो अर्थ होता है वह आया हुआ होता है। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। तो आगत का अर्थ होता है आया हुआ। ऐसे शब्द वे दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में जो है वो अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। जैसे हिंदी भाषा में जो है वो कई भाषाओं के शब्द जो है वो समा गए हैं, जैसे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, ठीक है। बात करते हैं अरबी शब्द जो है कौन कौन से हैं। अखबार हो गया, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतज़ार, इंसाफ, ये सभी जो शब्द हैं वे आपकी अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़ारसी के जो शब्द हैं। फ़ारसी भाषा के जो शब्द हैं, आदमी हो गया, आमदनी हो गया, आसमान, कारीगर, गुब्बारा, नमक, पर्दा, ये सभी शब्द जो हैं वो आपकी फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। इसके आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर एचपीयू, बीएड एंट्रांस में नहीं तो अगर दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे कि निम्नलिखित में इससे पूछ लेंगे कि दिमाग जो है वो कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो फ़ारसी का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं तुर्की भाषा के जो शब्द हैं। उर्दू हो गया, उर्दू जो है वो एक तुर्की भाषा शब्द है। क्रूरता, कूली, कैंची, चाकू, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, ये जो है वो आपकी तुर्की भाषा के शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं। जैसे अपील हो गया, इंजन, एकड़, कंपनी, कमीशन, कार, कॉलेज, कॉलोनी, ये सभी जो है। फुटबॉल हो गया, बूट, बैंक, बोगी, मोटर, लॉटरी, सूटकेस, ये सभी जो है वो आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं वे कौन से हैं। आया, इस्पात, गमला, चाबी, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, साबुन, ये सभी जो है वो आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है वे आपका संकर शब्द हैं। तो संकर शब्द जो होते हैं दो भिन्न स्रोतों से आए आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द जो है वो कहा जाता है। तो संकर शब्द जो होते हैं सिंपल सा वे है कि दो भिन्न स्रोतों यानी कि दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने इस इन नए शब्दों को संकर शब्द जो है वो कहा जाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, हिंदी फारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी, ये दो अलग अलग स्रोतों से बने शब्द हैं, इसलिए ये संकर शब्द है। पानदान हो गया, पान हिंदी शब्द है, दान जो है वो फारसी है। छायादार, छाया संस्कृत शब्द है, दार जो है वो फारसी है। तो सील बंद, सील अंग्रेजी है, बंद जो है फारसी है। तो ये सभी जो है वो आपके कौन से शब्द हैं, ये आपके संकर शब्द हैं, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है। तो संकर शब्द कौन से होते हैं। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को जो है वो संकर शब्द जो है वो कहा जाता है। उसके बाद जो आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वे आता है आपका उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग जो है वे वाक्यांश जो मूल रूढ़ यानी मूल शब्द, संज्ञा, विशेषण आदि के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, जैसे, ठीक है। तो मूल शब्द जैसे दान है तो उपसर्ग जो है वो उसके आगे लग जाएगा। जैसे आ प्र हो गया, आ लगने से क्या हो जाएगा, आदान, प्र से प्रधान, ठीक है, आदान प्रदान हो गया। ज्ञान मूल शब्द है, उपसर्ग लग गया और वी लग गया तो क्या बन गया, अज्ञान, विज्ञान। गुण मूल शब्द है, उपसर्ग लग गया अब और निर तो क्या बन गया, अवगुण और निर्गुण, ठीक है। तो उपसर्ग कौन से होते हैं, वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, यानी कि मूल शब्द कौन से, संज्ञा, विशेषण आदि हो गया, ठीक है, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग जो हैं, जैसे अर्थ उपसर्ग है, अभाव, अर्थ क्या हुआ इसका, अभाव हो गया।
उदाहरण क्या आ जाएंगे, अ प्लस ज्ञान है, ज्ञान हो गया, अ प्लस था, था हो गया। ठीक है, ये आपके उपसर्ग हैं। उसके बाद आपने सुना होगा प्रत्ययों के बारे में। तो प्रत्यय जो होते हैं, जो शब्दांश मूल रूढ़ शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं या कहा जाता है। जैसे दास्ता हो गया, दास प्लस ता, तो इसमें ता जो है वो आपका प्रत्यय है। बंगाली, बंगाल प्लस ई, तो ई जो है वो आपका क्या है, वे आपका प्रत्यय है। मिठाई, मीठा प्लस आई, मिठाई हो गया। उपदेशक, उपदेश प्लस क, तो क जो है वो आपका प्रत्यय है। ठीक है, वैसे प्रत्यय जो होते हैं वे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया में लगने वाले, और एक होते हैं तदित प्रत्यय यानी कि तदित क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले। अब कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया में लगने वाले शब्द होते हैं। जैसे कृत प्रत्यय होते हैं वे प्रत्यय जो धातु क्रिया का मूल रूप से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय जो है वो कहा जाता है। जैसे पढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय और टिक के साथ टिकाऊ प्रत्यय जुड़कर पढ़ाई और टिकाऊ शब्द बनाए जाते हैं। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वे क्रिया में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जो से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। उसी तरह जो तदित प्रत्यय होते हैं, तदित प्रत्यय जो होते हैं वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय जो है वो कहा जाता है। जैसे नौकर से नौकरानी हो गया, अपना से अपनत्व हो गया, अच्छा से अच्छाई हो गया। ये हो गया आपका प्रत्यय के बारे में। उसके बाद हम जो बात करते हैं वे करते हैं प्राण यानी कि श्वास की मात्रा के आधार पर। ये तो फ्रेंड्स, ये जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही जो है वो मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वे हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें जो भी HPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9816270168 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना जो आपके सजेशन वगैरह हैं वे आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण जो होते हैं इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। अल्प प्राण आपने देखा होगा कहीं दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। तो अल्प प्राण जो होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में उसको डिस्कस करते हैं कि इनके उच्चारण में जिस टाइम हम इनका उच्चारण करते हैं तब जो होता है फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा जो होती है वो कम होती है। जो हमारे फेफड़ों से बाहर जो वायु निकलती है उसकी जो मात्रा है वे कम होती है। जैसे क ग ण च ज ण ट ड ढ ण त द न। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम तथा य र ल ब जो होते हैं वे आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। मतलब सिंपल सा वे है, अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहले तो आपने उच्चारण कर लेना है। उच्चारण करते समय जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलने वाली जो वायु होती है उसकी मात्रा अगर कम होती है तो वे आपके अल्प प्राण होते हैं। और किसी भी वर्ग में जैसे आपने पढ़ा होगा क ख ग घ ण, ठीक है, ण ये है। अब प्रत्येक वर्ग के प्रथम कौन सा हो गया, क हो गया। तृतीय कौन सी हो गया, घ हो गया। और पंचम वर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो पहले तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का वे आपका अल्प प्राण ही होगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं लगता है, क्योंकि वर्णमाला हमने बहुत पहले पढ़ी थी, ठीक है, बचपन में पढ़ी थी, अब हम भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ग पहले आता है, क ख ग च छ ज झ। तो अगर आपसे पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वे आपका अल्प प्राण ही होगा। अगर आपको वैसे पता नहीं लगता है तो अपने उच्चारण कर लेना है। उच्चारण से क्या होगा, फेफड़ों से जो बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अगर कम होगी तो वह आपका अल्प प्राण होगा। ठीक है, सिंपल सा है। य र ल ब जो है वो आपके अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद बात करते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण क्या होते हैं, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। महाप्राण में क्या उसका उल्टा होता है अल्प प्राण का। अल्प प्राण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती थी, और महाप्राण में क्या होता है, फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे ख ग छ झ ठ ण
त थ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जैसे क ख ग क ख ग घ ण। अल्प प्राण में क्या होता था, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता था वे अल्प प्राण होता था। महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वे आपका महाप्राण होगा। ये आपने याद रखना है। उसी तरह श स स ह जो है वो आपके ऊष्म वर्ण है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह इसको वर्ण तालिका के माध्यम से समझते हैं। वर्ण तालिका में क्या होता है, सो ये स्वर व्यंजन आपको पता है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर अ ई उ री, ये जो है वो आपके ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ ई उ ए, ये जो है वो आपके ए ओ औ, ये आपके जो है वो आपके कौन से हैं, वे आपके दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर आपके अ ई उ री हो गया, और आ ई उ ए ओ औ जो है वो आपके दीर्घ स्वर हो गए। टोटल जो स्वर होते हैं वे कितने होते हैं, वे आपके 11 स्वर होते हैं। उसी तरह व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग से लेकर पवर्ग तक, मतलब पवर्ग, वर्ग मतलब क ख ग घ ण, ये आपका कौन सा है, ये आपका कवर्ग है। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जो है वो आपके 27 जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वे आपके य र ल व होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं वह श श स ह जो है वो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। और उसी तरह आयत व्यंजन जो होते हैं वो ज और फ होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष त्र ज्ञ श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह बात करते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या होता है, उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के जो होते हैं वे दो भेद होते हैं। अब दो भेद जो होते हैं वो होते हैं आपके ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो जिन शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर आपको पता लग जाएगा, इनके उच्चारण करते समय कम समय लगता है, ठीक है, जैसे अ ई उ। उसी तरह दीर्घ स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय यानी कि दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ ई उ ए औ औ, ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या होता है, ह्रस्व में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ में जो है वो ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगता है। उसके बाद हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जीवा मुख के विभिन्न स्थानों जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कंठ यानी कि गले से, तो गले से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे आपका क ख ग घ ण। अब हम जब इनका उच्चारण कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, तो हमें पता लग जा रहा है कि कहाँ से जो है वो इसका उच्चारण हो रहा है। तो कंठ यानी कि गले से, क ख ग, तो गले से हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। तालव्य यानी कि तालू से, च छ ज झ झ ण य और श, तालु च छ, तालु से ही इसका उच्चारण हो रहा है। मूर्धन्य यानी कि तालु के मूर्धा भाग से ट ट ड ढ ण, तो तालु के मूर्धा भाग से मूर्धन्य हो गया, ठीक है। दंत्य से यानी कि दांतों से जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है तो वह कौन कौन से हैं, वे आपके त थ द ध न हो गया। वतस्य हो गया दंत मूल से यानी कि स ज र ल, तो ये दंत मूल से जो है जिनका उच्चारण होता है उसे वतस्य कहते हैं। ओष्ठ से यानी कि दोनों ओठों से जिनका उच्चारण होता है प फ ब भ म, तो ये आपका ओष्ठ्य हो गया। ओष्ठ यानी कि दोनों ओठों से जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है उन्हें ओष्ठ्य कहा जाता है, ठीक है। ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो कंठ यानी कि गले से, तालव्य यानी कि तालु से, मूर्धन्य यानी कि तालु के मूर्धा भाग से,
और दंत यानी कि दांतों से, वतस्य यानी कि दंत मूल से, ओष्ठ्य यानी कि दोनों ओठों से ही इनका उच्चारण। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर उच्चारण के इसमें श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद माने जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। क ग ग ण च ठ ठ, ठीक है। वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन य र ल व जो है वो भी आपके अल्प प्राण हैं, ठीक है। महाप्राण जो है जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है, जैसे ख ग च ठ ण वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन। और श स स ह जो है वो भी आपके महाप्राण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए, डिटेल में थोड़ा डिस्कस किए, क्योंकि यहाँ से जो है हर एक बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो HP GK हो, इंडियन GK हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो गया। उन सभी सेक्शंस की आपको वीडियोस जो हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बाकी आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम का कि किस टाइप का जो है एग्ज़ाम पूछा जाता है, कैसा एग्ज़ाम होगा। आपने बस प्रीवियस 2024 और 25 का जो कंप्लीट सॉल्व पेपर की जो वीडियो है वो आपने एक बार पूरी ज़रूर देख लेनी है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वे HP द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।